मंत्री जी, हमें कहा गया है कि टाइम मजमूदार जी, आप अवार्ड लेने वालों को बहुत ज्यादा वेट मत कराइएगा। नहीं, उसी लिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम लोग जल्दी से आपको कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो आपका आभारी है कि आप ये इंटरव्यू में राजी हुए हैं। ये पहला प्रश्न ये है कि अभी तो न्यू जनरेशन जीएसटी का चल रहा है, कुछ नवरात्रि से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें कुछ इशू आ रहे हैं। एक, अपोजिशन पार्टी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जीएसटी कट का अनाउंसमेंट कर दिया, ये जीएसटी काउंसिल को सुपरसीड कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। एक ये। दूसरा, अपोजिशन ये बोल रही है कि ये न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है ये 8 साल पहले होना चाहिए था। ये एक गलती को सुधार रहे हैं और इनके लिए इनको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, ये भी बोले हैं। और तीसरा बात ये है कि आपको लगता है कि ये जो रिवेंज बाइंग जो होगा, जो फेस्टिवल सीजन में तो जीएसटी कट के लिए काफ़ी सौदा होगा, लेकिन ये सस्टेन कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि ऑपोजिशन कहता है कि देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कैसे डिक्लेयर कर दिया। हमारे देश में दुर्भाग्य से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां डिनायल मोड में आ चुकी हैं। कुछ भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, स्वीकारने की मानसिकता नहीं है। और ये डिनायल मोड से मैं तो सलाह दूंगा विपक्ष की पार्टियों को कि अगर आपने तय किया है लंबे समय तक विपक्ष में रहने का, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, मगर ये टाइम कर्टेल करना है तो डिनायल मोड से बाहर आ जाए। देश की जीएसटी काउंसिल में देश के सभी राज्य और केंद्र दोनों मेंबर हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण ध्यान से नहीं सुना है। जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार भी एक मेंबर है, तो उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी के लिए कर। ये सुझाव भारत सरकार का प्रधानमंत्री नहीं, देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। भाई, यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये सबका अधिकार है। आप क्या कहना चाहते हो? देश के प्रधानमंत्री नीति विषयक घोषणा नहीं कर सकते? ये बिल्कुल इनके डिनायल मोड में आ जाने का परिचय है। दूसरा, आपने जो कहा कि ये 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, मैं देश की जनता को एक्सप्रेस जूथ के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पार्टी से कई लोग कह चुके हैं, गर्व से कहते हैं कि जीएसटी हमारा इनिशिएटिव था। तो भाई, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? आपके समय में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? तो जवाब आता है कि राज्य विरोध कर रहे थे। राज्य क्या विरोध कर रहे थे? हम सब जानते हैं कि ऑक्ट्रॉय से लेकर, एक्साइज से लेकर, मनोरंजन कर से लेकर सेल्स टैक्स तक 16 बिक्री कर आप मर्ज कर कर एक टैक्स बनाओगे तो राज्यों की इनकम पर भारी असर, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो उस वक्त राज्यों ने डिमांड करी कि भाई हमें 10% ग्रोथ से रीएम्बर्समेंट किया जाए। अगर कम आता है जीएसटी का हिस्सा हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन से, तो 10% भारत सरकार रीएम्बर्स करे। तो उन्होंने कहा हाँ कर देंगे। तो राज्यों ने कहा कि गारंटी दीजिए। नहीं, कि गारंटी देने की जरूरत नहीं, आप भरोसा रखिए। अब उन पर भरोसा किसी को था नहीं, तो राज्य ने नहीं स्वीकारा। उसके बाद मोदी जी आए, फिर जीएसटी के लिए अरुण जेटली जी और राज्य के वित्त मंत्रियों का मीटिंग हुआ। फिर से चीज गाड़ी वहीं जाकर अटक गई कि राज्यों के रेवेन्यू लॉस का क्या। मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। हम सबको डर लगता था, वित्त मंत्री अरुण जी को भी डर लगता था कि ऐसी गारंटी भारत सरकार दे तो आगे क्या होगा।
मोदी जी के पास गए, एक धड़ल्ले में कहा जीएसटी लाना है, गारंटी दे दीजिए। 14% की ग्रोथ की गारंटी भारत सरकार ने दे दी और जीएसटी आया। अब जब 14% ग्रोथ से राज्यों को रेवेन्यू की जो उनकी कटौती होती है, इसको भरपाई करना है, तो स्वाभाविक रूप से टैक्स थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि राज्यों के पास ही जाना है। इसमें इनके भी राज्य हैं। अब ये 60,000 करोड़ से यात्रा चालू हुई थी, 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई हमारी जीएसटी कलेक्शन की। 2 लाख करोड़ की यात्रा पहुंचने के बाद सरकार ने अपना खजाना भरने की बजाय ये तय किया कि अब जीएसटी में लोगों को राहत देनी चाहिए, और इतना बड़ा टैक्स का कटौती आजादी के बाद। और कांग्रेस वालों को भी मैं बताना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक इतना बड़ा बिक्री कर का कटौती किसी ने नहीं किया है जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 मिनट मजमूदार जी। और इसके कारण आप लोग भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। मैं पिंक पेपर बरोबर पढ़ता हूं, किसी ने नहीं लिखा है। इससे जनता का भरोसा, टैक्स पेयर का भरोसा बढ़ेगा। टैक्स देश के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए और देश को एक प्रकार से सभी सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए टैक्स जरूरी है। मगर टैक्स पेयर को हमेशा लगता है कि टैक्स वसूला जाएगा, बाद में जरूरत नहीं होगी तो भी ज्यादा वसूलेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, इनकम टैक्स की लिमिट को हम 12 लाख तक ले गए, कॉरपोरेट टैक्स को 15% तक ले आए, और अब जीएसटी में भी टैक्स की इतनी भारी कटौती की। इससे हमारे टैक्स पेयर का भरोसा सरकार पर बढ़ा है, जो हमारे अर्थतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसका एनालिसिस मेरा आग्रह है कि सभी पिंक पेपर वालों ने करना चाहिए, न कि इस प्रकार की स्टोरीज कि 8 साल पहले से क्यों नहीं कम किया। मेरी तो अपेक्षा यह है कि जवाब मुझे देना ही नहीं चाहिए। आप लोगों का जिम्मेदारी है सच बात जनता के सामने रखने का, मगर इससे न्यूट्रलिटी प्रभावित हो जाएगी, ऐसे एक बोध में आप लोग जीते हैं। न्यूट्रलिटी सच बताने से नहीं प्रभावित होती है, न्यूट्रलिटी सच न बताने से प्रभावित होती है। जी अभी ये जो तारीफ, यूएस तारीफ चल रहा है, पीयूष गोयल जी अभी यूएस में भी है, इनसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा 2 प्रश्न है। एक, आप थोड़ा तो गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आप क्या इंडियन गवर्नमेंट ओपन टू सम लिमिटेड एंट्री ऑफ एग्रीकल्चर? दैट्स वन। देखिए मजमूदार जी, आप भी जानते हैं, ये सभागार में बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता है कि हमारी बातचीत फाइनल लेवल पर है। पीयूष जी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ गए हुए। इस जंचर पर मेरे लिए कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, परंतु मैं मानता हूँ कि आइदर और साइड पर जो भी डिसीजन होगा, भारत सरकार हमारे अर्थतंत्र की गति को बरकरार रखेगी। भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री, देश के कॉमर्स मिनिस्टर की विजडम पर हमने छोड़ देना चाहिए। थोड़े समय राह देखिए। आपका सवाल मेरे हिसाब से थोड़ा 1 सप्ताह प्रीमेच्योर है। 1 सप्ताह में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी हो जाएगी। ये मंत्री जी, ये रशियन ऑयल, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि रशियन ऑयल से इंडिया का इतना लगाव क्यों है, क्योंकि अभी तो डिफरेंस भी उतना नहीं है। सवाल लगाव का नहीं है। हमें जहाँ से कम दाम से ऑयल मिलता है वहाँ से हम परचेज करते हैं। नहीं, अभी तो डिफरेंस कम भी हो गया। नहीं, खरीदारी का लगाव किस चीज़ से होना चाहिए? प्राइस से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतनी ही सरल बात है भाई। मंत्री जी,
मंत्री जी, आपने रिफॉर्म्स की बात की, खासकर पिछले 10 से 11 सालों में जो मोदी जी सरकार में हुई है, काफ़ी रिफॉर्म्स हुई है। लेकिन अब एक चीज़ और उभर के आया है, मेक इन इंडिया शुरू हुआ, पीएलआई शुरू हुआ, उसमें से कुछ पीएलआई जैसे स्मार्टफोन वाले बहुत सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन एक और चीज़ उभर के आती है जो आजकल की बातें होती है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आप सब बोलते हैं, वो स्वदेशी का है कि हमें स्वदेशी पे ये करना चाहिए। और ख़ासकर अभी जब से ये टैरिफ और ये सब भी आया, तो लोग जनरली ये समझना चाहते हैं उसमें कि स्वदेशी से हम क्या मानते हैं कि बाहर की कंपनी, ग्लोबल कंपनीज इंडिया में वर्ल्ड के लिए बनाए या इंडियन कंपनीज ही इंडिया। मैं बड़ा सरल कर देता हूं और आप तो समझ ही जाएंगे, मगर लोग समझ जाए इसी भाषा में करता हूं। जो चीज बनाने में भारत के मजदूर का पसीना बहा है वो स्वदेशी है। ये बात आपने अच्छी कही, इसका मतलब जो यहाँ उत्पादित होती है वो स्वदेशी है। हम भारत को दुनिया में उत्पादन का हब बनाना चाहते हैं। हमारे देश के सामने सिर्फ आर्थिक विकास एक सवाल नहीं है। हमारे देश के सामने इतने देश की 130 करोड़ आबादी का रोजगारी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई अर्थतंत्र शुष्क जीएसपी से, जीडीपी से आगे नहीं बन सकता। शुष्क जीडीपी से मेरा मतलब है कि जीडीपी के आंकड़े तो बढ़ते जाए मगर देश में बेरोजगार भी बढ़ती है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया का कंसेप्ट लेकर आए। सिर्फ कंसेप्ट नहीं, इसके बाद में ढेर सारी योजनाएं, एमएसएमई से लेकर पीएलआई से लेकर ढेर सारे परिवर्तन किए हमने और दुनिया भर की कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए आमंत्रित किया है। स्वदेशी का बहुत सरल व्याख्या है, जो चीज बनाने में भारत के लोगों का पसीना बहा है उसका उपयोग करना चाहिए। और मैं आपके कार्यक्रम से के माध्यम से देश की जनता को भी कहने वाला हूं कि दीपावली आ रही है, 100% स्वदेशी ही परचेज करिएगा, वो हमारी ग्रोथ स्टोरी को बरकरार रखेगा। मंत्री जी, इसका मतलब है जैसा आपने बोला कि जिसमें भारत के मजदूर का पसीना जाएगा, मतलब भारत में कंपनियां बनाएंगी विश्व के लिए, लेकिन कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्किल लेवल की जो ज़रूरत होती है उसमें कहीं हमें एक अभी तक हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए हैं। हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, हम एप्पल फ़ोन्स यहाँ बन रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा ये चीज़ की महसूस होती है कि स्किल लेवल उसका, इसके वजह से भी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी उतना जुड़ी हुई नहीं है कि स्किल्ड मैन पावर यहाँ पे आए। तो उसके लिए जनरली सरकार में या आप लोगों का क्या, किस तरह से उसको? देखिए, आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 2015 में ही हमने स्किलिंग के लिए और स्किल बढ़ाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने स्किल को न केवल साइंस और इंजीनियरिंग की विधाओं की पढ़ाई में जोड़ा, एक प्रकार से हर पढ़ाई के अंदर स्किल का एक खिड़की रखा है और इसके माध्यम से स्किलिंग की शुरुआत बहुत अच्छी स्ट्रक्चर तरीके से की है। अब ये आप जो कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर आए, इसके लिए हमारे लिए स्किल लेबर नहीं है, मैन पावर भी नहीं होगा, मगर ये तो पहले अंडा या पहले मुर्गी जैसी बात है। अब मुर्गी आ जाएगी तो अंडा भी आ जाएगा, भाई काहे को चिंता करते हो। जो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भारत के पास दिमाग की कमी नहीं है, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। स्किलिंग का गैप होगा तो जो इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है वो ही ये गैप को भरेगा, क्योंकि उसको भी मैन पावर चाहिए और उसके स्किलिंग के गैप भरने की प्रवृत्ति को उसके वित्त पोषण के लिए और इसके समावेशन के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं स्किलिंग के लिए। तो अकेली सरकार तो जो बन पड़ेगी वो करेगी, मगर सरकार ने इसके पास साथ इंडस्ट्री को भी जोड़ा है और ढेर सारे फिक्की जैसे ऑर्गेनाइजेशनों को भी हमने जोड़ा है।
और मुझे पूरा भरोसा है कि थोड़े समय में स्किलिंग और R&D अनुसंधान, ये दोनों क्षेत्र में भारत दुनिया में अपनी जगह बना लेगा। मंत्री जी, ये कल या परसों आपने एक स्पीच दिया, उसमें आप इनोवेशन के बारे में बात किया कि हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में काफ़ी ऊपर चले गए, लेकिन ये इंडिया का अगर इन्वेस्टमेंट देखेंगे R&D पे सिर्फ 0.7% ऑफ GDP है। इंडियन कंपनी का भी आप आंकड़े देखेंगे वो भी बहुत ही कम है, एक आध एक्सेप्शन तो होता है। लेकिन आपको लगता है अगर प्रोडक्ट नेशन बनाना है तो इंडिया को R&D में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो आप सरकार के तरफ से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आगे जाके? नहीं, ढेर सारे काम करें। सबसे पहले हमने विज्ञान धारा लगभग 10,500 करोड़ से स्कूलों में विज्ञान धारा का एक स्कीम लेकर आए हैं जो बच्चों की R&D में रुचि बढ़ाएगा। फिर इसके बाद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जो 50,000 करोड़ से विज्ञान की कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले बच्चों को लेकर एक कॉमन लैब फैसिलिटी बनाकर उनके R&D के लिए इन्वेस्टमेंट न करना पड़े ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। लगभग 5,000 उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन के अंदर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी पार्क R&D सेल्स बनाने का काम भारत सरकार ने किया है। स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के अंदर इनोवेशन के लिए R&D के लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं। रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन RDI योजना 1 लाख करोड़ की योजना से हम लेकर आए हैं जो बहुत सारी इमर्जिंग इंडस्ट्री R&D का काम करेगी। इसके बाद में नेशनल क्वांटम मिशन बना 6,000 करोड़ से, वो इनिशियल स्टेज पर है, पर क्वांटम के क्षेत्र में R&D के लिए हमने काम किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन बना, इसके अंदर भी 15,000 करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं और बहुत अच्छे युवा हमें मिले हैं। नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन किया, इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में R&D की व्यवस्था के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX इसकी स्थापना कर इसमें रक्षा क्षेत्र में हमने 50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है और अनुसंधान कोष में 3.5 गुना हमने बढ़ोतरी करी। ये जो मैं फिगर बोला हूँ वो फिगर भारत सरकार का खर्चे का है। ये सारी स्कीम 50-50, 60-40, 70-30 या 80-20 के अनुपात में है। तो जब ये एवरेज 72% इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट होगा और बाकी का भारत सरकार, इससे आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और एक बात मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ, NEP हमारा नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका स्टडी आप जरूर करिएगा। मैं इसके पीछे बहुत मन से लगा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि NEP भारत का भविष्य है। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भारत का भविष्य है। इसके अंदर कल्चर ऑफ रिसर्च, इसको हर बच्चे में डालने के लिए 33 जगह पे हमने स्पेस छोड़ा है। 33 जगहों पर बच्चों में रिसर्च का कल्चर डेवलप करने के लिए हमने, कोई भी चीज हवा में लटकती हुई नहीं होती है, सिर्फ बजट से नहीं होता है। इसके लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, इसके लिए पॉलिसी बनानी, इसके साथ हर स्टेक होल्डर को जोड़ना पड़ता है और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ना पड़ता है, युवा को जोड़ना पड़ता है। तो एक प्रकार से हमने बैकएंड सर्विस नेशन से इनोवेशन नेशन बनने की पूरी यात्रा तैयार की है। मैं और आप तो शायद 47 में होंगे नहीं, मगर जब 47 में भारत की ग्रोथ स्टोरी की चर्चा होगी तब R&D के लिए अभी जो किया जा रहा है
इसका इसमें बहुत बड़ा रोल होगा जब महान भारत की रचना होगी। मंत्री जी, ये 247 का लक्ष्य के पहले सरकार ने लक्ष्य रखा है, जैसे भारत अर्थव्यवस्था 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था विश्व का बन जाएगा, तो उसको हासिल करने के लिए और भी 3-4 ऐसे कुछ कदम आप उठाने वाले हैं जिससे कि उसकी तरफ भैया, जाएंगे? मेरा पूरा भाषण इस पर था। नहीं, लेकिन अगर मालूम उसमें नहीं है आप कहाँ थे। खैर, मैं देश की जनता को एक ही बात बताना चाहता हूँ, हम बहुत सोच समझ कर बोलने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जो बोलते हैं इसका पूरा प्लानिंग कर कर ही बोलते हैं। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाकर रखा। उन्होंने अच्छा किया, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए, बहुत बड़ा काम है। मगर इस 10 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया। देश की जनता को भरोसा होना चाहिए तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। मंत्री जी, आखिरी क्वेश्चन, ये प्राइवेट इंडस्ट्री आपको शायद नहीं बोलेंगी, वो हम लोगों को प्राइवेट में बोलती है, ये कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही कम हो रहा है। अब आंकड़े देखेंगे, प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा है, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेक्टेशन से कम है। लेकिन ये एक तो ये प्रश्न है कि आप क्या कहना चाहेंगे। दूसरा, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जो डर है। ये देखिए, आज का सेमिनार के लिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सारे बैंकर्स बैठे हैं, आप फाइनेंस करिए तो इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। बैंकों ने अब ऐसा एटमॉस्फेयर हो चुका है, डरे बगैर फाइनेंस करना चाहिए। और मेरा अभी भी थ्रस्ट है कि एमएसएमई का फाइनेंस आप बढ़ाइए, वो सबसे अच्छे पेयर है और इसी से हमारी ग्रोथ स्टोरी बरकरार रहेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, इसके लिए सरकार भी ढेर सारी योजनाएं लेकर आई है, कार्य योजना भी बनाई है। और कभी वित्त मंत्री आपके कार्यक्रम में आ जाए तो उनको पूछना। ऐसे तो आपने पूरा इंटरव्यू ही रॉन्ग नंबर डायल किया है भाई। मैं गृह विभाग का मंत्री हूँ, आप कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछने की जगह पूरा इकोनॉमी पर ही सवाल कर, शायद मेरा एग्जाम लेने का गोविंदा जी ने तय कर लिया है। तो मंत्री जी, जो पूछ रहा था, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का डर भी काफ़ी है, लेकिन ईडी का अगर कन्विक्शन रेट आप देखेंगे बहुत ही कम है। तो ये आपका मिनिस्ट्री में आता है। देखिए, दो भी चीजें मिक्सअप न करिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डर क्यों खड़ा हुआ? जो मैंने पहले कहा था कि अनाप शनाप फाइनेंस हो गया था 56 लाख करोड़ का, उस वक्त एक डिसिप्लिन डालने की जरूरत थी। प्रधानमंत्री जी ने अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है जो इनोवेशन और रिफॉर्म्स के लिए काम करेगा। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करेगा और ढेर सारे सुधार इसमें भी होंगे। परंतु जहाँ तक ईडी के केस में कन्विक्शन का सवाल है, इसमें इसके लिए जो विशेष अदालतों का प्रोविज़न है बहुत कम बनी है। और ईडी जिन पर केस करती है उनकी क्षमता तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी बड़ी क्षमता होती है। खैर, एक अलग विषय है, परंतु मोदी जी के संज्ञान में ये चीज़ है और इसके लिए उन्होंने ओवरऑल रिफॉर्म के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं, मगर जो कमेटी बनाई इसके दायरे में ये भी है। तो हम जरूर इसके अंदर सुधार करना चाहेंगे। अब देश में विश्वास का वातावरण है और विश्वास के वातावरण को आगे बढ़ाना चाहिए। मंत्री जी, पॉलिटिकल क्वेश्चन आप बोल रहे, पॉलिटिकल नहीं तो आपने सारी रिफॉर्म्स की बात की, रिफॉर्म्स किया। ये तीसरा टर्म है जिसमें आप सरकार में हैं। तो पहले 2 टर्म में जैसे अपने आप में बहुमत थी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, इस बार आपके अपने में जैसे 272 से कम है। तो ऐसा आपको प्रतीत होता है या आप महसूस करते हैं कि सरकार अपने आप में 272 ज़्यादा रहे तभी रिफॉर्म की रफ्तार तेज होती है, अदरवाइज रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है या नहीं? देखिए, गठबंधन सरकार चलाने की कला हमें आती है। हमने पहले भी 2 बार चलाई है
और हम तो गठबंधन छोड़ दो भैया, पूरा जीवन ही विपक्ष में गया, अभी अभी सरकार में आए हैं, हमारा तो जीवन ही विपक्ष में गया था। विपक्ष में रहकर भी देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। गठबंधन सरकार में देश के विकास की स्पीड होना, कम होना संभव ही नहीं है। गठबंधन देश के विकास के लिए कभी मजबूरी नहीं बन सकता। गठबंधन देश के विकास के लिए एक प्रकार से मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। आप मेरी बात मानकर चलिए। और ढेर सारे ऐसे मुद्दे जो शायद कोई गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री लाना ही नहीं चाहेगा, ऐसे मुद्दे वक़्फ़ से लेकर ये संविधान संशोधन 130 तक नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं और हमने पार्लियामेंट में इसको पारित भी किया। कोई गति रुकने का सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के गठबंधन के सभी साथी एकमुश्त है, एकजुट है और सभी देश के विकास के प्रति समर्पित है। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।